गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं। वर्कशॉप 15। आज हम लोग विभिन्न प्रश्न पर चर्चा करेंगे। एक एक करके जो बाकी बच्चे रह गए जुड़ जाइए, सब जल्दी से शुरू करेंगे हम लोग। आज पहला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट हुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी। पहला प्रश्न है, ठीक है, कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट हुड की उपाधि किस कारण त्याग दी। ऐसे पीडीएफ आप लोग को भेज दिया गया है प्रश्न, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं देखा है उसे, तो आप क्वेश्चन लिखते चले कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट हुड की उपाधि किस कारण त्याग दी। तो इसका आंसर होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। ठीक है, यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था और इस विभत्स हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट हुड की उपाधि तथा महात्मा गांधी ने सर की उपाधि त्याग दी थी और ये लोग आंदोलन करने की पूरी तैयारी करने लगे और महात्मा गांधी ने इसके बाद ही पूरे देश भर में असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। ठीक है, कहा जाता है कि जालियांवाला हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था और दरअसल रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया गया था। रॉलेट एक्ट जब लाया गया था 1919 में, तो इसका पूरा देश भर में विरोध हुआ था और अमृतसर में सैफुद्दीन और किचलू के गिरफ्तार किया गया था। उसी के विरोध में वहां के लोगों ने एक सभा का आयोजन किया था बैसाखी के दिन और कहा जाता है कि जालियांवाला बाग, आपको ये दिख रहा होगा सीन, जालियांवाला बाग, यहाँ पर यह जो क्षेत्र था जालियांवाला बाग, कहा जाता है कि 225 गुने 190 मीटर्स का एरिया था और यह जो लैंड है महाराजा रंजीत सिंह ने दिया था 34 रेसिडेंट्स ऑफ जाला विलेज को, है ना। अब इसमें सिर्फ एक पैसेज था, ये जो आप पैसेज देख रहे हैं यही एक निकलने की संकरी गली थी, यानी संकरा रास्ता था और चारों तरफ से इसमें ये लोग सभा कर रहे थे, पूरा खचाखच भरा हुआ था। इसी से रास्ता निकल कर के आगे की तरफ गोल्डन टेम्पल की ओर जाता था, है ना। अगर मैप पर आप देखेंगे तो ये पूरा भारत का मैप है और यह अमृतसर जगह है जहां पर यह घटना हुई थी पंजाब में। अगर देखेंगे तो ये वाला हिस्सा पंजाब का है और यही पंजाब का ये जो हिस्सा है यहीं पर जालियांवाला बाग है, यह जो बाग आप देख रहे हैं। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि जनरल डायर बिना किसी ये किए हुए आ गया था और चारों तरफ इसके बाउंड्री की तरफ पूरे दीवार पर वह उसके सैनिक खड़े हो गए थे और अंधाधुंध गोलियों की बौछार करने लगे। उसी में एक कुआं था, कहा जाता है कि इस कुएं में कूद करके बहुत सारे लोग एक पर एक बहुत सारे कूद गए और सब बहुत इसमें लोग मारे गए थे। और जो सरकारी आंकड़ा है उसके अनुसार से 379 लोग इस नरसंहार में मारे गए थे, जो भीषण मैसेकर हुआ था। इसमें 379 लोग मारे गए थे, जिसमें से 337 पुरुष थे और 41 महिलाएं थी। जनरल डायर ने इस घटना को अंजाम दिया था और इससे इतने रोष हुआ पूरे देश भर में कि जो रॉलेट एक्ट का जो विरोध था वह और ज्यादा तीव्र हो गया और इसके फलस्वरूप 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जो बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया। और जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे
कि चौरा चौरी घटना के बाद यह इस आंदोलन को वापस लिया गया था। जनरल डायर की जहां तक बात है तो उधम सिंह इसका बदला लिया और जनरल डायर को लंदन में जाकर वहां पर गोली मार दी उन्होंने। ठीक है, तो सवाल था कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी। तो इसका सबसे पहले आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। यह कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुआ था, बैसाखी का दिन था। यह किस कारण से यहाँ पर लोग जुटे थे? तो वे लोग रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए वहां पर जुटे थे और आंकड़े के अनुसार, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोग इसमें मारे गए थे और 2000 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस घटना को अंजाम दिया था जनरल डायर ने। जबकि अगर गैर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो कहा जाता है कि 1100 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से अधिक लोग घायल हुए थे इसमें। ठीक है, तो पूरा हुआ, ये सारे प्रश्न थे। चलिए अगला सवाल है, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? ठीक है, क्वेश्चन फिर से सुन ले। इंडिया फॉर इंडियंस यानी भारत भारतीयों के लिए है, किताब किसने लिखी थी? तो इसका आंसर होगा CR दास ने। यानी CR दास मतलब है चित्तरंजन दास। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चित्तरंजन दास एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, राजनीतिज्ञ थे एवं वकील तथा पत्रकार थे। उनको सम्मान पूर्वक देश बंधु कहा जाता था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान उन्होंने अलीपुर षड्यंत्र केस के अभियुक्त अरविंद घोष का बचाव किया था एक वकील के रूप में। असहयोग आंदोलन के समय उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी और कांग्रेस के परिषद में प्रवेश को इनकार को लेकर के 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज दल का गठन किया था। ठीक है, दरअसल उसमें एक ग्रुप बन गया था। असहयोग आंदोलन जब गांधी जी ने वापस लिया चौरा चौरी घटना के बाद, तो देश में लगभग एक सन्नाटा की स्थिति आ गई थी। अब बहुत जो बड़े नेता थे सब गिरफ्तार कर लिए गए थे और पूरा देश लग रहा था कि पूरा शांत हो गया, कुछ काम नहीं बच गया था, इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो उसी दौरान CR दास ने एक प्रस्ताव दिया था कि हम लोग परिषद में शामिल हों, काउंसिल में हम लोग प्रवेश करें और वहां पर जा करके जो ब्रिटिश सरकार की नीतियां हैं उसका हम लोग विरोध करेंगे। यानी चुनाव लड़ने की बात थी कि हम लोग उसमें परिषद में प्रवेश करेंगे, चुनाव लड़ करके और उसमें जाकर के उसका विरोध करेंगे। तो उसमें दो तरह के स्थिति थी। आधे जो लोग थे वह उसमें जाने के मूड में नहीं थे। उनका कहना था कि जब हम इसके सिस्टम का हिस्सा बनेंगे तो धीरे धीरे करके हम उसी में ढल जाएंगे। जबकि दूसरा जो पक्ष था वह था कि नहीं, उसमें प्रवेश किया जाए और वहां पर उसी के घर में घुस करके, यानी कि उस काउंसिल में घुस करके हम उसका विरोध करें। तो दो वर्ग, एक प्रो चेंजर्स और दूसरा नो चेंजर्स, यानी एक खेमा जो जाना चाहता था और दूसरा जो नहीं जाना चाहता था, यानी बदलाव नहीं चाहता था, वो नो चेंजर्स कहलाए और जो जाना चाहते थे प्रो चेंजर्स कहलाए। तो CR दास जो थे वह इस पक्ष में थे कि हमें प्रवेश करना चाहिए इसमें, और उन्होंने 1923 में प्रस्ताव भी, 1922 में प्रस्ताव भी दिया गया अधिवेशन में, लेकिन यह स्वीकार नहीं किया गया। कांग्रेस ने जब इसे स्वीकार नहीं किया तो वे विरोध स्वरूप बाहर हो गए और उन्होंने एक स्वराज दल का गठन किया मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के। ठीक है, अब CR दास के बारे में जब इतना पढ़े तो एक बात और जान जाए कि 1921 में वे अहमदाबाद में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, अहमदाबाद अधिवेशन में, और उस समय वे जेल में थे सहयोग आंदोलन के कारण। तो इस वजह से जो उनका प्रतिनिधि था वह अजमल खां ने प्रतिनिधि के रूप में अध्यक्ष का कार्यभार संभाला था। ठीक है, तो इससे जुड़े एक बार फिर से हम रिवीजन करा लेंगे। सबसे पहले
प्रश्न था इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी, यानी भारत भारतीयों के लिए है किताब की रचना किसने की थी? तो आंसर होगा सी आर दास ने किया था। सी आर दास का फुल फॉर्म चित्तरंजन दास, जो क्या थे? महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक वकील और पत्रकार थे। उन्हें सम्मान पूर्वक देश बंधु कहा जाता था, है ना? इस पे कंफ्यूज करिएगा आप लोग, देश बंधु और दीन बंधु। सीएफ एंड्रूज को कहा जाता है दीन बंधु और इन्हें कहा जाता है देश बंधु, इसे कंफ्यूज नहीं करना है। सी आर दास को देश बंधु कहा जाता था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान उन्होंने अलीपुर केस या अलीपुर षड्यंत्र केस जो था उसमें अरविंद घोष के बचाव में उन्होंने वकालत की थी और उनका बचाव किया था। चित्तरंजन दास ने वकालत छोड़ दिया था कब? असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने वकालत छोड़ दिया था और 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के उन्होंने स्वराज दल का गठन किया था। 1921 में वे अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन चूंकि वो जेल में थे इसलिए उनका जो कार्यभार है वो प्रतिनिधि के रूप में अजमल खान ने कार्यभार संभाला था। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश कौन है? ठीक है, प्रश्न फिर से सुनेंगे। विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ईरान, यानी पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा जो केसर का उत्पादन है वह ईरान करता है। केसर जानते हैं आप लोग, केसर क्या होता है? चलिए मैं आपको बताता हूं। ये देखिए केसर है, ठीक है, यह एक छोटा सा पौधा होता है, ठीक है, और इसके ये जो पुंकेसर होते हैं, है ना, उसी को तोड़ करके ये किया जाता है। यानी कि केसर जो एक सुगंध देने वाला पौधा है और इसके पुष्प के वर्तिकाग्र को, यह जो वर्तिकाग्र है ये वाला जो हिस्सा, इसी को तोड़ा जाता है और इसी को तोड़ करके इस प्रकार से जमा किया जाता है, सुखाया जाता है। यह दरअसल ईरान में पूरे दुनिया का, ईरान कहाँ पर है? ईरान देखिए यहाँ पर है, ये वर्ल्ड का आपका एक हिस्सा है एशिया का, है ना, और यहाँ पर आ गया ये वाला हिस्सा आपका हो गया इटली, कजाकिस्तान, इजिप्ट, तुर्की, पेपर होना चाहिए। ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये ईरान है, ठीक है, ये यहीं पर ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान से सटा हुआ, और इधर अफगानिस्तान, इसके इस तरफ भारत है, और पाकिस्तान से सटा हुआ, अफगानिस्तान से सटा हुआ ये ईरान है। ये अमन की खाड़ी कहा जाता है, यूएई ये है, और ये वाला इराक है, इराक से भी इसका हिस्सा जुड़ता है, ठीक है, तो ये ईरान है। यहीं पर सबसे अधिक जो केसर है, केसर का उत्पादन होता है। इसके वर्तिकाग्र जो होते हैं उसी को तोड़ करके ये इकट्ठा किया जाता है। इसे केसर, कुमकुम, जाफरान या सैफरन भी कहा जाता है। यह इरेडसी कुल के क्रोकस सैटाइवस नामक वनस्पति है ना। इरेडसी कुल का, किस कुल का है? इरेडसी कुल, इरेडसी कुल का यह पौधा है। इरेडसी कुल का क्या था? क्रोकस सैटाइवस, थोड़ा बोटनिकल नेम मुझे भी कंफ्यूजन होता है। क्रोकस सैटाइवस नामक वनस्पति है, क्रोकस सैटाइवस, क्रोकस सैटाइवस नामक वनस्पति है। ये इरेडसी कुल का है और क्रोकस सैटाइवस है। यानी पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा 90% जो केसर है अकेले कौन उत्पादन करता है? ईरान उत्पादन करता है। यह इरेडसी कुल का पौधा वनस्पति है, क्रोकस सैटाइवस नामक यह पौधा है। भारत में जहां तक बात है तो भारत में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। जम्मू के किश्तवाड़ क्षेत्र जिला और कश्मीर के पामपुर और श्रीनगर के आसपास में
इसका उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादित करने वाला देश कौन है? यानी दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन कहाँ होता है? तो दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन कजाकिस्तान में होता है। प्रश्न पहले लिखेंगे फिर से, विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादित करने वाला देश कौन है? आंसर होगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करता है ना। कजाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि 2005 से लेकर के 2015 तक यूरेनियम उत्पादन में यहाँ पर 39% वृद्धि दर्ज की गई है, और पूरे दुनिया का 70% यूरेनियम जो है मात्र 3 देश में उपजाए, मतलब ये निकाले जाते हैं। सबसे अधिक उत्पादन होता है 3 देशों में, कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये देखिए कजाकिस्तान है आपका, इसके बॉर्डर से लगा हुआ कौन कौन से देश हैं? उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उत्तर में रसिया है। ठीक है, ये कैस्पियन सागर से सटा हुआ देश है। ठीक है, एक तरफ चीन वगैरह है, तो चीन हो गया, किर्गिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, फिर तुर्कमेनिस्तान हो गया, एक तरफ कैस्पियन सागर। ठीक है, तो और उत्तर वाला जो हिस्सा है ये रसिया। ठीक है, तो ये कजाकिस्तान यानी कुल मिलाकर के एक लैंड लॉक्ड देश है, क्योंकि ये कैस्पियन सागर से मिलता है, तो कैस्पियन सागर तो सागर में मिलता ही नहीं है, ये भी लैंड लॉक्ड है। तो कजाकिस्तान जो है क्या है? एक लैंड लॉक्ड देश है, यानी कि किसी भी महासागर से डायरेक्ट यह नहीं मिल रहा है, इसलिए हम इसे लैंड लॉक्ड देश कहते हैं। अरल सागर, इसके आधा हिस्सा में अरल सागर है यहाँ पर, है ना। अरल सागर जो है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान दोनों में मिलता है। कैस्पियन सागर आप देख रहे हैं कि कैस्पियन सागर का एक हिस्सा कजाकिस्तान में है, और इसके अलावे यहाँ पर एक और भी झील मिलती है, यह है लेक क्या है, बादशाह, लेक बादशाह करके भी यहाँ पर एक झील मिलता है। तो ये कजाकिस्तान है, यही देश है जहाँ पर यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। 39% की यहाँ पर वृद्धि दर्ज की गई 2005 से 15 के बीच में, और कुल मिलाकर के यानी 3 देश यूरेनियम का उत्पादन, यानी कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। कजाकिस्तान, कनाडा और कजाकिस्तान, कनाडा और एक था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ये 3 देश मिलकर पूरे दुनिया का 70% यूरेनियम, यानी कितना, 70% यूरेनियम का उत्पादन करता है। ठीक है, कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया मिलकर पूरी दुनिया का कितना परसेंट, 70% यूरेनियम का उत्पादन करता है, बाकी 30% पूरी दुनिया भर में ये है। ठीक है, 2017 में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कजाकिस्तान के उस्कोमैन शहर में यूरेनियम बैंक भी स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए, ये सब महत्वपूर्ण बातें थी। सवाल था कि विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादित करने वाला देश कौन है? आंसर था कजाकिस्तान। इसके अलावा 2-3 बातें हम लोगों ने और सीखी। हम लोगों ने ये सीखा कि जो कैस्पियन सागर है वह कजाकिस्तान में है, यह एक लैंड लॉक्ड देश है। अरल सागर भी, इसका आधा जो हिस्सा अरल सागर है यहाँ पर है। ठीक है, हम लोगों ने ये भी सीखा कि जो यूरेनियम है वह 3 देश, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कजाकिस्तान, तीनों मिला करके 70% यूरेनियम का उत्पादन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना होगा? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका एक फार्मूला है जो हम याद रखेंगे, C/100 F-32/180। इसका फार्मूला क्या है? C/100 बराबर F-32/180। ठीक है, इसको शॉर्ट करने के लिए सीधे ऐसे भी याद रख सकते हैं आप कि 20-25 100 और
20 180, ठीक है। यानी इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, C/5 बराबर F माइनस 32/180, ठीक है। अब सवाल क्या था? सवाल था कि 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 50 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सेल्सियस की जगह पर कितना है? 50 है, तो 50 कर दीजिए बटा 5 बराबर F माइनस 32/180। सॉरी, इसको तो 9 किया था ना हम लोगों ने, ये था 9, ठीक है। यानी 50/5, यानी कि सी का मान हम लोगों ने रख दिया, 50 दिया हुआ है, तो 50/5 इतना हो जाएगा। यानी कि अब इसको काट दीजिए, ये हो गया 10। अब इसको इधर से क्रॉस कर देंगे, तो 10 नमा 90 बराबर F माइनस 32, ठीक है। अब 90, अब F बराबर कितना हो जाएगा? तो इसको इधर लेकर के आएंगे, तो ये माइनस है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी 90 प्लस 32, यानी कितना हो जाएगा आंसर? 2 और 9 3 11 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि फ़ारेनहाइट में कितना हो गया? 111, सॉरी 112 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो इसका फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे तो सारी चीजें हमें याद हो जाएगी। फॉर्मूला है C/100 बराबर F माइनस 32/180, ठीक है। क्लियर है? यानी 50 डिग्री का सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो इस प्रकार से हम लोग इसका निकाल लेंगे। इसमें 2 3 बात हम लोग और जानेंगे कि पूरे दुनिया भर में ज्यादातर जो तापमान दर्ज करने के लिए यूज किया जाता है वह डिग्री सेल्सियस किया जाता है। लेकिन अमेरिका एवं कई सारे ऐसे राष्ट्र हैं जहां पर फ़ारेनहाइट के रूप में वहां का तापमान मापा जाता है। ऐसे वैश्विक स्तर पर जो इसका मानक इकाई है वह केल्विन है ना। वैश्विक स्तर पर तापमान के जो मापक है, मापक इकाई, वह केल्विन है, पैमाना है इसका, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार, ये था ना छठा, शरीर के का तापमान कहां से नियंत्रित होता है? शरीर का तापमान कहां से नियंत्रित होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा हाइपोथैलेमस। आंसर हम लोग पहले लिख लेंगे, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, यानी शरीर का जो तापमान है कहां से नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस से नियंत्रित होता है। कहा जाता है कि मानव शरीर का जो तापमान है सामान्य तौर पर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है शरीर का तापमान। जब इससे ज्यादा होता है तो हम कहते हैं कि बुखार आ गया है ना, या कहीं कोई प्रॉब्लम है। तो मानव शरीर का जो तापमान है सामान्य तौर पर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर के तापक्रम को, यानी कि तापमान को स्थिर बनाए रहने के लिए शरीर में तापक्रम का नियंत्रित करने के लिए ये हाइपोथैलेमस जिम्मेवार होता है। यानी कि हाइपोथैलेमस से ही मानव शरीर का जो तापमान है वह नियंत्रित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? ठीक है, हम लोग इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे इसको। यानी कि संख्या इसका है कुल मिलाकर के 12, यानी 12 जिले। सबसे पहले प्रश्न लिख लेंगे फिर से एक बार। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 12। वे 12 जिले कौन कौन से हैं? बक्सर, यानी यहां से प्रवेश करता है बक्सर से। बक्सर से आएगा भोजपुर, ठीक है। भोजपुर से गंगा पहुंचती है, ये सारण पहुंचती है, सारण से फिर पटना, ठीक है। पटना से फिर वैशाली, वैशाली से समस्तीपुर, समस्तीपुर से फिर पहुंचती है ये बेगूसराय, बेगूसराय से खगड़िया, और खगड़िया से फिर मुंगेर, मुंगेर से फिर ये जाती है भागलपुर, ठीक है। भागलपुर, कटिहार,
ठीक है, इस तरीके से होते हुए आगे की तरफ निकलती है। तो इसका कौन कौन सा हो गया? बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार। तो इतने जिलों से होकर के गंगा बहती हैं। ठीक है, उसमें भी देख सकते हैं यहाँ से बक्सर से प्रवेश करती है। हमें दो बात ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि गंगा बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है, तो कहाँ से प्रवेश करती है? बक्सर से प्रवेश करती है। और बाहर कहाँ से होती है? तो कहाँ से निकलती है? कटिहार। कटिहार से होती हुई कहाँ निकल जाती है? ये वेस्ट बंगाल चली जाती है। और इस बीच में यह 12 जिलों से होकर के गुजरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? यानी कि फिर से एक प्रश्न समझेंगे। 1939 में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? दो तीन बात याद रखेंगे। अंबारी सत्याग्रह कब हुआ था? 1939 में। किसने किया था? आंसर लिखेंगे राहुल सांस्कृत्यायन। कौन थे? राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन, यानी कि अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल सांस्कृत्यायन ने किया था। राहुल सांस्कृत्यायन से जुड़ा हुआ दो चार बात हम लोग जानेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग इनका जीवन रहा है। इन्होंने बहुत लंबी लंबी यात्राएं की है। राहुल सांस्कृत्यायन वर्ष 1939 में बिहार में इन्होंने आंदोलन किया था। और इनका जो जन्म है वह आजमगढ़ यूपी में हुआ था। यानी कहाँ के रहने वाले थे? ये यूपी के रहने वाले थे, लेकिन इनका जो कर्म क्षेत्र है वह बिहार रहा है ना। ज्यादातर उन्होंने बिहार में अपना समय दिया है। और उन्हें हिंदी साहित्य का महापंडित के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? महापंडित, हिंदी साहित्य का महापंडित। उनकी कई सारी रचनाएं हैं, जिसमें कुछ नोट कर लीजिएगा। बोलगा से गंगा, क्या है? बोलगा से गंगा, शैतान की आंख, मेरी जीवन यात्रा, अतीत से वर्तमान। ठीक है, तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कौन कौन से है? बोलगा से गंगा, शैतान की आंख, मेरी जीवन यात्रा और अतीत से वर्तमान। ये सारे के सारे राहुल सांस्कृत्यायन की किताबें हैं। इन्होंने लंबी लंबी यात्राएं की और वहां का बहुत ही बेहतरीन यात्रा वृत्तांत उन्होंने लिखा। जहां भी गए उसका बहुत ही सुंदर यात्रा वृत्तांत उन्होंने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैराजी आंदोलन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? ठीक है, तो इसका आंसर लिख लेंगे। यानी प्रश्न फिर समझिए कि 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो इसमें दो तीन नाम है जो आपको याद रखनी चाहिए। बिहार में समाजवादी पार्टी का जो स्थापना है उसमें मुख्य रूप से जिम्मेवार रहे थे, यानी जो मुख्य रूप से स्थापना किया था वे थे जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा और राहुल सांस्कृत्यायन। इन लोगों ने मिलकर के समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। समाजवादी विचारों का प्रचार प्रसार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और श्रमिक एवं किसान संगठनों की स्थापना भी इसमें निहित था। यानी इनका उद्देश्य था कि बिहार में समाजवादी या पूरे देश में एक समाजवाद की स्थापना की जाए। समाजवाद से तात्पर्य होता है एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सभी का जो यहाँ के जो संसाधन है उस पर खत्म हो गया कि बच रहा है, उस पर सभी का समान भागीदारी हो, है ना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शासन व्यवस्था कई प्रकार के होते हैं। उसमें साम्यवादी, पूंजीवादी, कई सारी व्यवस्थाएं होती है, जिसमें सबसे आदर्श व्यवस्था माना जाता है समाजवाद। जैसा रसिया वगैरह जो था वहां पर समाजवाद था, और उसी से प्रभावित होकर के हम लोगों ने भी समाजवाद को केंद्र में रखा था। और भारत में भी प्रयास किया गया था कि समाजवादी व्यवस्था की स्थापना की जाए। लेकिन अभी वर्तमान जो हालात हैं उसमें हम लोग धीरे धीरे समाजवाद से हट करके हम लोग पूंजीवाद या कैपिटलिज्म की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अब से कोरोना को लेकर के ही देखिए एक लंबा बहस चल रहा है
कि यह पूंजीवादियों के द्वारा फैलाया गया साजिश है, यानी कि यह कैपिटलिज्म का एक प्रभाव है। इस पर कभी हम चर्चा करेंगे विस्तार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? प्रश्न फिर समझेंगे, फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? फैराजी आंदोलन, ठीक है, फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, यह प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा कि हाजी शरीयतुल्लाह। किसने किया था? हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। आंसर होगा हाजी शरीयतुल्लाह। हाजी शरीयतुल्लाह ने इसका फैराजी आंदोलन का शुरुआत किया था। फैराजी आंदोलन जो है यह 1918 में शुरू किया गया था। यह जो आंदोलन है कब किया गया था? 1918 में, ठीक है। और यह एक ट्रेडिशनल या रूढ़िवादी समाज को बनाए रखने का एक प्रयास था। कहा जाता है कि ये प्रमुख भारत में जो प्रमुख इस्लामी सुधारक थे हाजी शरीयतुल्लाह, और इनका जो उद्देश्य था कि मुस्लिम समुदाय को गैर इस्लामी प्रथाएं जिसको प्रभावित कर रही थी उसको छोड़ करके पुनः अपने कर्तव्यों का पालन करना था। यानी कि जो उसकी जो पारंपरिक रूढ़िवादी जो एक सिस्टम है इस्लाम का, उसे बनाए रखने का इसमें बात किया गया था। और फैराजी जो थे उनके नेताओं को उस्ताद कहा जाता था, यानी फैराजी के जो नेता थे उसे उस्ताद कहा जाता था और उनके शिष्यों को शागिर्द कहा जाता था। इस आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों को तब वार मुस्लिम या मुमीन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तब वार मुस्लिम या मुमीन कहा जाता था। यानी इसमें शामिल होने वाले, इस आंदोलन में जो शामिल होते थे उसे तवार मुस्लिम या मुमीन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इस आंदोलन की जो शुरुआत है वह पूर्वी बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों से हुई थी। यह शांतिपूर्ण था, लेकिन बाद में यह एक हिंसक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील विद्रोह किसके बारे में था या किसके लेकर के नील विद्रोह की शुरुआत किया गया था या नील विद्रोह आंदोलन किया गया था? तो प्रश्न फिर से लिख लेंगे कि नील विद्रोह किससे संबंधित था? तो आंसर होगा इसमें यह था कि जो रैयत नील की खेती करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती खेती करवाई जा रही थी, यही था नील सत्याग्रह, नील आंदोलन। नील आंदोलन जो है वह बंगाल में बड़े पैमाने पर यह फैला था, है ना, और यह काफी उसमें चर्चा में रहा था। कुछ टाइम, ठीक है। तो इसे फिर से क्वेश्चन को कर लेंगे। प्रश्न, नील विद्रोह किससे संबंधित था? जिसमें रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे और जबकि जो अंग्रेज थे वह जबरन वह नील की खेती करवाना चाहते थे, है ना, और वो भी अमान्य मूल्य पर, यानी कि जिसका मूल्य जो कृषक थे उसे स्वीकार नहीं था। इसी के विरोध में इसका यह जो आंदोलन वो किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।